जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड के अबुआ राज्य में झारखंड के आदिवासी और मूल निवासी नागरिक का हाल सरकारी कार्यालयों में बैठे बाबुओं के घूसखोरी और लापरवाही से कैसी हो गई, इसकी वास्तविक स्थिति एक आंखें खोलने वाली ज्वलंत उदाहरण से जानिए। झारखंड के गुमला जिले में एक गरीब मरीज के इलाज के लिए उसकी लाचार पत्नी को सड़क पर आंचल फैलाकर राहगीरों से भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ा है। गुमला सदर अस्पताल में भर्ती जगन्नाथ तिर्की के परिवार के पास न तो राशन कार्ड है और न ही आयुष्मान कार्ड, जिसके कारण उन्हें सरकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा हाथ खड़े करने और डॉक्टरों द्वारा बाहर की महंगी दवाएं लिखे जाने के बाद गंभीर आर्थिक तंगी से जूझ रहा ये परिवार पूरी तरह बेसहारा हो गया है। इस दयनीय स्थिति को देखते हुए विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ता ने झारखंड सरकार और जिला प्रशासन से मरीज को तत्काल मुफ्त इलाज और विशेष आर्थिक सहायता देने की अपील की है। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में आवश्यक अनुरक्षण कार्य के कारण 22 जून से 28 जून 2026 तक एक सप्ताह का रोलिंग ब्लॉक लिया जाएगा। इस ब्लॉक की वजह से बोकारो और आसपास के क्षेत्रों से गुजरने वाली कई मेमू ट्रेनें निर्धारित तारीखों पर पूरी तरह रद्द रहेंगी। इसके अलावा चक्रधरपुर गोमो मेमू और बर्धमान हटिया एक्सप्रेस जैसी कुछ प्रमुख ट्रेनों के मार्ग में बदलाव करते हुए उन्हें आंशिक रूप से ही संचालित किया जाएगा। झारखंड में साल 2026 की पहली तिमाही जनवरी से मार्च के दौरान पुलिस रिकॉर्ड में कुल 13,647 आपराधिक मामले दर्ज किए गए। इन 3 महीनों में जनवरी में सबसे अधिक 4,930 मामले सामने आए, जबकि फरवरी में 4,155 और मार्च में 4,562 मामले दर्ज हुए। इस अवधि के दौरान हत्या 329, किडनैपिंग 434, रेप 374 और चोरी 1703 जैसी गंभीर घटनाएं लगातार दर्ज की गईं। कुल दर्ज मामलों में सबसे बड़ी हिस्सेदारी अन्य अपराध श्रेणी की रही, जिसके तहत सर्वाधिक 9,837 मामले दर्ज किए गए। झारखंड में परिसीमन के विरोध में विभिन्न आदिवासी संगठन एकजुट हो गए हैं और उन्होंने इसके खिलाफ अपनी मांगों को रखने के लिए 2 अगस्त को रांची में एक महाजुटान रैली आयोजित करने का निर्णय लिया है। आदिवासी नेताओं और संगठनों का मानना है कि यह परिसीमन उनके समाज पर एक बड़ा आघात है, जिससे राजनीतिक और संवैधानिक अधिकारों में कटौती होने का खतरा है। इस मुद्दे को लेकर राज्य भर के 30 से अधिक संगठनों ने बैठक की है और अब वे लोगों को परिसीमन के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान चलाएंगे। हजारीबाग की सिरका परियोजना की खुली खदान में बंद भूमिगत खदान का पानी अचानक भर जाने से हड़कंप मच गया, लेकिन समय रहते खदान में काम कर रहे करीब 1 दर्जन मजदूरों और मशीनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस घटना के कारण खदान में भारी जलभराव हो गया है, जिससे सीसीएल का कोयला उत्पादन कार्य पूरी तरह ठप हो गया और प्रबंधन को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। फिलहाल कोलियरी प्रबंधन द्वारा खदान से पानी निकालने का काम जोर शोर से जारी है और उत्पादन शुरू करने के लिए वैकल्पिक रास्ता तलाशा जा रहा है। झारखंड के विभिन्न जिलों में 21 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन, शैक्षणिक संस्थानों और सामाजिक राजनीतिक संगठनों द्वारा सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रांची के ऑक्सीजन पार्क में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बच्चों के साथ योग किया, जबकि नवीन पुलिस केंद्र के परेड मैदान में पुलिसकर्मियों ने योगाभ्यास में हिस्सा लिया। गढ़वा के फुटबॉल स्टेडियम और गिरिडीह के झंडा मैदान में आयोजित जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रमों में उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, जवानों और हजारों आम नागरिकों ने एक साथ योग कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। इसके अतिरिक्त गोड्डा, दुमका और सरायकेला खरसावा के राजनगर जैसे क्षेत्रों में भी गायत्री परिवार, पतंजलि योग समिति और कस्तूरबा विद्यालय की छात्राओं की भागीदारी के साथ योग शिविरों की धूम देखने को मिली। जमशेदपुर सदर अस्पताल परिसर में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत 1.42 करोड़ की लागत से बनने वाली अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी 2 साल बाद भी प्रशासनिक सुस्ती के कारण शुरू नहीं हो सकी है। इस देरी की वजह से गरीब मरीजों को टीबी, मलेरिया, एड्स और पैथोलॉजी जैसी गंभीर बीमारियों की मुफ्त जांच की सुविधा एक ही छत के नीचे नहीं मिल पा रही है। दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों को राहत देते हुए स्वास्थ्य विभाग ने घाटशिला और चाकुलिया सहित 5 प्रखंडों में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट खोलने की कवायद तेज कर दी है, जिसके लिए मैनपावर की नियुक्ति और ट्रेनिंग भी पूरी हो चुकी है।
तुरामडीह विस्थापित समिति द्वारा अपनी लंबित मांगों और अधिकारों के लिए सोमवार को तुरामडीह माइंस गेट पर आयोजित धरना प्रदर्शन को भाजपा जमशेदपुर महानगर ने अपना पूर्ण समर्थन दिया है। इस आंदोलन में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा विशेष रूप से शामिल होकर विस्थापितों की आवाज बुलंद करेंगे। भाजपा महानगर अध्यक्ष संजीव सिन्हा के अनुसार माइंस स्थापना के समय विस्थापित हुए परिवारों के न्याय की इस लड़ाई में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता सोमवार सुबह 10 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। बोकारो में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी आधारित हाईटेक निगरानी व्यवस्था को मजबूत करते हुए 4 से लेकर तेनुघाट तक कैमरों का जाल बिछा दिया गया है। इस नई व्यवस्था के तहत यातायात पुलिस अब नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों को सड़क पर रोकेगी नहीं, बल्कि कैमरे खुद उल्लंघन की पहचान कर सीधे मोबाइल पर ही चालान भेज देंगे। ट्रैफिक डीएसपी अजय प्रसाद के अनुसार बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, ओवरलोडिंग, गलत पार्किंग या रेड लाइट जंप जैसी गलतियों पर स्वतः कार्रवाई शुरू कर दी गई है। महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्या झारखंड में अपराधियों को पकड़ने के लिए ऐसी तकनीकी का इस्तेमाल कर आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण लगाएगी सरकार, या सिर्फ ट्रैफिक फाइन वसूली के लिए ये सारा तंत्र विकसित हो रहा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के अवसर पर बीसीसीएल द्वारा कोयला नगर के अन्नपूर्णा हॉल में योग संगम कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव संबोधन से हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने योग को संतुलित जीवन शैली बताते हुए कंपनी के कर्मचारियों के लिए योग 365 नामक अनूठी पहल की घोषणा की। इस सामूहिक योगाभ्यास सत्र में बीसीसीएल के शीर्ष निदेशकों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों, श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों और दीक्षा महिला मंडल की सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पीटी की उत्तर कुंजी में तीसरी बार संशोधन किया है, जो अखबार प्रभात खबर द्वारा 4 जून को 8 सवालों के गलत जवाबों की खबर उजागर करने के बाद किया गया। आयोग द्वारा जारी इस नई संशोधित उत्तर कुंजी में कुल 6 सवालों के जवाब बदले गए हैं, एक प्रश्न को ड्रॉप कर दिया गया है और एक का उत्तर पहले जैसा ही रखा गया है। 19 अप्रैल को आयोजित हुई इस परीक्षा की संशोधित उत्तर कुंजी के आधार पर आयोग अब अगले 1-2 दिनों में पीटी का परिणाम जारी करने की तैयारी में है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने विशेष शिक्षा सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के एडमिट कार्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं, जिसे अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज कर डाउनलोड कर सकते हैं। ये कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा 22 से 24 जून 2026 तक रांची के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी, जिसके जरिए कुल 3451 विशेष शिक्षकों की बहाली होनी है। परीक्षा नियंत्रक ने परीक्षार्थियों को केंद्र पर एडमिट कार्ड की अतिरिक्त कॉपी और 2 पासपोर्ट फोटो लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कदाचार करने पर एंटी चीटिंग एक्ट 2023 के तहत कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग के करोड़ों रुपए के वन भूमि घोटाला मामले के आरोपी राजस्व उप निरीक्षक संतोष कुमार वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि मामले की जांच अभी जारी है, असली सरकारी रिकॉर्ड गायब हैं और आरोपी नोटिस के बावजूद जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी के अनुसार इस घोटाले में बड़े भूमि माफिया और तत्कालीन अंचल कार्यालय के कर्मियों की गहरी मिलीभगत थी, जिसके तहत कीमती सरकारी वन भूमि को अवैध रूप से निजी व्यक्तियों के नाम पर दर्ज किया गया था। गोड्डा के पुड़ैयाहाट में 18 जून को मुखिया अनुपम कुमार भगत पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस की एसआईटी ने 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि मुखिया द्वारा साल 2024 के शैलेंद्र भगत हत्याकांड में मुख्य गवाही दिए जाने से नाराज होकर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने अपराधियों के पास से हमले में इस्तेमाल अवैध पिस्टल, देशी कट्टा, कारतूस, 1 बोलेरो और 2 मोबाइल बरामद किए हैं, जबकि इस गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। खूंटी जिले के कर्रा लोदमा इलाके में आगजनी और लेवी के लिए फायरिंग मामले में गिरफ्तार पीएलएफआई नक्सली श्रवण दास रविवार सुबह पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। पूछताछ के बाद हथियार बरामद कर लौट रही पुलिस टीम के जरियागढ़ थाना प्रभारी की पिस्टल छीनकर जब आरोपी जंगल की तरफ भागने और फायरिंग करने लगा, तब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। पैर में गोली लगने से घायल हुए नक्सली श्रवण दास को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और एसपी ऋषभ गर्ग के नेतृत्व में एफएसएल की टीम मौके पर जांच कर रही है। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां।
मध्य पूर्व में शांति बहाली के लिए स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक में पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता से अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक शांति वार्ता शुरू हुई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने स्पष्ट किया कि यदि ईरान अस्थिरता फैलाने की नीति और परमाणु महत्वाकांक्षा छोड़ देता है, तो अमेरिका रिश्ते सुधारने और दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उपराष्ट्रपति वेंस ने इस वार्ता को मुमकिन बनाने के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की कुशल कूटनीति की जमकर सराहना की। स्विट्जरलैंड में चल रही ऐतिहासिक शांति वार्ता के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान को सीधे युद्ध की सख्त धमकी दी है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि यदि उसने लेबनान में सक्रिय अपने प्रॉक्सी सशस्त्र गुटों को तुरंत तबाही मचाने से नहीं रोका, तो अमेरिका उस पर पिछले हफ्ते से भी ज्यादा भीषण हमला करेगा। शांति वार्ता के दौरान आया राष्ट्रपति ट्रंप का ये कड़ा बयान ईरान पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाने और क्षेत्रीय नीतियां न बदलने पर सैन्य कार्रवाई करने की अमेरिकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ताइवान के सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार चीन सीधे सैन्य टकराव से बचते हुए ताइवान पर रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए हाइब्रिड युद्ध, गैर पारंपरिक तरीकों जैसे साइबर हमले, दुष्प्रचार और आर्थिक दबाव की रणनीति अपना रहा है। इस रणनीति के तहत चीन तटरक्षक जहाजों और वैज्ञानिक अनुसंधान पोतों के जरिए विवादित समुद्री क्षेत्रों में घुसपैठ कर रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की खामियों का फायदा उठाकर जापान और फिलीपींस जैसे क्षेत्रीय देशों पर कूटनीतिक दबाव बनाया जा सके। ताइवान राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थान के उप महासचिव ने चीन के भ्रामक दावों की काट के लिए फिलीपींस की तरह चीनी घुसपैठ का लाइव प्रसारण करने तथा ताइवान, जापान और फिलीपींस के बीच खुफिया व समुद्री सहयोग बढ़ाने का सुझाव दिया है। ब्रिटिश राजघराने में पारदर्शिता और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए किंग चार्ल्स तृतीय अपनी निजी टैक्स जानकारी सार्वजनिक करने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट बनने जा रहे हैं। हालांकि ब्रिटेन के कानून के तहत सम्राट के लिए टैक्स देना या उसका विवरण साझा करना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है, लेकिन साल 1993 से शाही परिवार अपनी स्वेच्छा से आयकर का भुगतान करता आ रहा है। शाही वित्त और डची ऑफ लैंकेस्टर जैसी निजी संपत्तियों से होने वाली आय पर जनता की बढ़ती निगरानी और हालिया विवादों के बीच बकिंघम पैलेस ने छवि सुधारने के लिए ये कदम उठाया है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नेता एंडी बर्नहैम, किंग ऑफ द नॉर्थ, की बाय इलेक्शन में हुई ऐतिहासिक जीत ने वर्तमान प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के नेतृत्व के लिए एक बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा कर दिया है। कैबिनेट मंत्रियों के हालिया इस्तीफों और गिरती लोकप्रियता के बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री कीर स्टारमर सोमवार को अपने पद से इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। मेयर के रूप में अपनी सफल स्थानीय नीतियों के कारण लोकप्रिय हुए एंडी बर्नहैम अब डाउनिंग स्ट्रीट प्रधानमंत्री पद की दौड़ में सबसे मजबूत दावेदार के रूप में उभर रहे हैं। जेलेंस्की द्वारा एक सैन्य यूनिट का नाम यूक्रेनी विद्रोही सेना यूपीए के नाम पर रखने से यूक्रेन और पोलैंड के बीच ऐतिहासिक विवाद फिर गहरा गया है, क्योंकि पोलैंड इस संगठन को द्वितीय विश्व युद्ध में पोलिश नागरिकों के नरसंहार का जिम्मेदार मानता है। इस विवाद के चलते पोलिश राष्ट्रपति कारोल नवरोकी द्वारा जेलेंस्की से सम्मान वापस लेने की घोषणा के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति और उनके शीर्ष अधिकारियों ने पोलैंड का प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल सहित अन्य पुरस्कार खुद ही वापस कर दिए हैं। हालांकि पोलैंड के राष्ट्रपति ने साफ किया है कि इस कदम से रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को उनका समर्थन कम नहीं होगा। वहीं यूक्रेनी अधिकारियों ने इस फैसले को एक रणनीतिक गलती और मॉस्को रूस के लिए एक तोहफा बताया है। नीट पेपर लीक और कथित गड़बड़ियों के खिलाफ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर युवाओं का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने किसानों से भी समर्थन की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने थाली और चम्मच बजाकर विरोध दर्ज कराया और पेपर लीक के कारण आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों के लिए 1-1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की। दिल्ली पुलिस द्वारा शनिवार शाम 5 बजे की समय सीमा समाप्त होने के बाद प्रदर्शन स्थल खाली करने को कहने के बावजूद दीपके और उनके समर्थक रात भर धरने पर डटे रहे और सरकार से बातचीत के लिए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की शर्त रखी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि अयोध्या राम मंदिर से करोड़ों रुपए का चंदा, नकदी और आभूषण चोरी होने के बावजूद कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और यदि इस पर कड़ी कार्रवाई हुई तो सरकार गिर सकती है। मामले की जांच कर रही विशेष जांच दल सिट को शुरुआती जांच में भगवान राम को चढ़ाए गए आभूषणों व कीमती पत्थरों के रिकॉर्ड में भारी गड़बड़ी मिली है, जिस पर ट्रस्ट के पदाधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे सके हैं। एसआईटी की यह जांच केवल धन के दुरुपयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कुंभ मेले के दौरान दान में हुई अनियमितताओं के साथ साथ बाजार भाव से 500 से 800% अधिक कीमत पर खरीदी गई 71 एकड़ जमीन का मामला भी शामिल है।
भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार 23 जून 2026 के आसपास महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और ओडिशा सहित कई राज्यों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल हैं। पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अत्यधिक भारी बारिश तथा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और जम्मू कश्मीर जैसे उत्तर पश्चिमी हिस्सों में आंधी तूफान के साथ छिटपुट बारिश की संभावना जताई गई है। एक तरफ जहां विदर्भ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 4 से 5 दिनों तक तीव्र लू हीट वेव का प्रकोप रहेगा, वहीं दूसरी तरफ बिहार, झारखंड और ओडिशा जैसे पूर्वी राज्यों में तेज हवाओं और बिजली गिरने के साथ भारी बारिश का अनुमान है। महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 में लगातार 2 जीत के बाद भारतीय महिला टीम की लेग टूट गई और मैनचेस्टर में खेले गए मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। कप्तान हरमनप्रीत कौर के ऐतिहासिक 200वें T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 158 रन बनाए, जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने मारिजान काप की नाबाद 81 रनों की मैच जिताऊ पारी की बदौलत लक्ष्य हासिल कर लिया। इस हार से भारत का जीत की हैट्रिक लगाने का सपना टूट गया। वहीं दक्षिण अफ्रीका ने टूर्नामेंट में अपनी दूसरी जीत दर्ज करके सेमीफाइनल की दौड़ में अपनी दावेदारी को और मजबूत कर लिया है। भारत की इस ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महिला टीम को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि भारतीय हॉकी खिलाड़ियों ने देश का मान बढ़ाया और खुशियां दी। टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है कि यह जीत दूसरों को भी हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करेगी। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।